नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने कहा, अफगान लोगों के साथ दोस्ती भारत के लिए महत्वपूर्ण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान के हालात बहुत गंभीर और भारतीयों को निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के युवा कलाकार को पत्र लिखकर उसकी चित्रकारी की प्रशंसा की। सरकार ने आज कहा, प्रथम पंक्ति के 100% कर्मियों और 99% स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक दी गई। 45 वर्ष से अधिक आयु के 50% लोगों को पहला टीका लगाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, नई शिक्षा नीति आज की युवा पीढ़ी को 21वीं सदी की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ, इससे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन होगा। पहली पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किए गए। और भारत के साथ लीड्स में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में अब तक 200 से ज्यादा रन की बढ़त बनाई। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं निखिल कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत की दोस्ती महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री ने आज नई दिल्ली में एक बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियों का भी अफगान मुद्दे पर समान विचार है। The message which we all want to give you, all of us political parties, including the government, is that on this matter we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस समय भारत की चिंता वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने और अफगान लोगों के साथ दोस्ती बनाए रखने की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी भारतीयों को अफगानिस्तान से निकाल लिया जाएगा। We have under Operation Devi Shakti done 6 flights. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time. We have tried to address many of the other issues like by instituting an e-visa policy. Government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अफगान संकट पूरे देश की समस्या है। उन्होंने कहा कि इसके समाधान के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दल एक मत हैं। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री तथा जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवगौड़ा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत रॉय, डीएमके नेता टीआर बालू और बीजू जनता दल के प्रसन्ना आचार्य सहित अन्य नेता शामिल थे। सरकार की ओर से मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, वी मुरलीधरन, अर्जुन राम मेघवाल और मीनाक्षी लेखी ने बैठक में भाग लिया। मध्य प्रदेश में सिख समुदाय के सदस्यों ने अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप भारत लाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
मध्य प्रदेश में सिख समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप की वापसी के बाद भोपाल में गुरुद्वारा सिंह सभा में शुक्रान की अरदास की। सिख समुदाय के सदस्य गुरप्रीत सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि वह भारत सरकार के आभारी हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप अफगानिस्तान से आए हैं, उनका शुक्राना था। भारत सरकार ने जो पहल करी है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जो गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप वापस आए उनका शुक्राना किए हैं। सिख और हिंदू परिवारों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रदेश के अन्य शहरों के सिख समुदाय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त किया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु के विद्यार्थी स्टीवन हैरिस को पत्र लिखकर उनकी चित्रकारी की प्रशंसा की है। 20 वर्ष के इस युवा चित्रकार ने प्रधानमंत्री को एक पत्र के साथ उनके 2 खूबसूरत चित्र भेजे हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि इस रचनात्मक क्षेत्र में युवाओं की रुचि और लगन देखकर बहुत खुशी होती है। उन्होंने ये भी लिखा है कि स्टीवन की चित्रकला चीजों को गहराई से अनुभव करने की उनकी प्रतिभा को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने आज के कठिन समय में जन स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व पर स्टीवन के विचारों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि 130 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों के साथ टीकाकरण अभियान और अनुशासन हमें महामारी से निपटने की शक्ति प्रदान करते हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि लोग सकारात्मकता के प्रसार के लिए स्टीवन के प्रयासों से प्रेरित होंगे। स्टीवन ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को बताया है कि वे पिछले 15 वर्ष से चित्रकारी कर रहे हैं और विभिन्न स्तरों पर 100 से अधिक पुरस्कार जीत चुके हैं। उन्होंने श्री मोदी को अपनी प्रेरणा बताया है और कोविड से निपटने में भारत के टीकाकरण अभियान की प्रशंसा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रथम पंक्ति के 100% कर्मियों और 99% स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 83% स्वास्थ्य कर्मियों और 79% प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके की दूसरी खुराक मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के 50% लोगों को पहली खुराक और 15% लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। हमने 46.69 करोड़ पहली डोज देश भर में एडमिनिस्टर की हैं, 13.70 करोड़ दूसरी डोज एडमिनिस्टर की हैं और कुल 60 करोड़ से अधिक डोजेज एडमिनिस्टर की हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 80 लाख डोजेज एडमिनिस्टर की गई। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि 1 जून 2021 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 100 से अधिक मरीज वाले जिलों में संक्रमितों की संख्या 279 से घटकर 41 हो गई है। श्री भूषण ने कहा कि स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हो रही है और ये वर्तमान में 97% से अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में देश में टीके की 80 लाख खुराक दी गई। श्री भूषण ने कहा कि केरल में 1 लाख से अधिक उपचाराधीन मरीज हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 10,000 से 1 लाख तक उपचाराधीन रोगी हैं। राजस्थान में लक्षित आबादी के 20% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि इनमें से 61% लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। अब तक 4 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाकर राजस्थान देश भर में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में 5 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोग कोविड टीकाकरण के लिए चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 3 करोड़ 15 लाख लोगों को कोविड की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 1 करोड़ 1 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में आज 5,25,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इस बीच प्रदेश में आज 3 जिलों में कोविड के महज 3 नए केस मिले हैं। 30 जिलों में एक भी नया केस नहीं मिला है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। सरकार ने आयुष 64 दवा के बारे में मीडिया की नकारात्मक मुहिम की कड़ी निंदा की है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया का एक वर्ग एक छोटे से अध्ययन का हवाला देकर सामान्य रूप से आयुर्वेद और विशेष रूप से आयुष मंत्रालय के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रहा है। इस अध्ययन के परिणाम अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति आज की युवा पीढ़ी को 21वीं सदी की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम साबित होगी। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत विकास में शिक्षा बहुत प्रभावी माध्यम है
और उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार कई कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का उल्लेख किया। हम सब जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ बाबा साहेब ने हमारे बैंकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था आदि क्षेत्रों में मूलभूत योगदान दिया था। वे एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनेता, पत्रकार, समाजशास्त्री व समाज सुधारक तो थे ही, उन्होंने संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्रों में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके अवदान के विषय में गहन और विस्तृत अध्ययन करना राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा। कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने नई नीति के अंतर्गत प्रवेश के लिए मापदंड तय किया है। राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा नई नीति के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई नीति के अंतर्गत शिक्षण कार्यक्रम 1 अक्टूबर से शुरू होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने राज्य में नई शिक्षा नीति शुरू करने के महत्व पर आकाशवाणी समाचार से बातचीत की। National education policy has facilitated a lot of changes. Flexibility has been brought in to ensure that the student interest has been very effectively addressed with regard to the facilitation, bringing in the multidisciplinary, multi-entry, multi-exit and creative learning, critical learning. All these principles have been integrated so that the quality of education is being provided to the youngsters to become a better person. श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का विवरण दिया जाएगा। इससे कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप ये पोर्टल देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का सर्वांगीण कल्याण सुनिश्चित करेगा। श्री यादव ने कहा कि सरकार के पास देश के विभिन्न क्षेत्रों के असंगठित कामगारों का आधार आधारित डेटाबेस होगा। इस पर पंजीकरण की प्रक्रिया काफी सरल रखी गई है। इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि इसको बनाते समय सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति हो। सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति का अर्थ है कि अगर एक मजदूर के मोबाइल से 4 लोगों का भी रजिस्ट्रेशन है तो उस संकल्पना को भी हमने साकार किया है। इतना ही नहीं, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो भी पड़ोस के जो हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर है उसमें जाकर के अपने अंगूठे के माध्यम से भी इस पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। जैसे ही उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, डिजिटल माध्यम से उनको रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ई पोर्टल पर गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण होने से उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। भारत के इतिहास में पहली बार 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। यह न केवल उन्हें पंजीकृत करेगा बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पहुंचाने में भी सहायक होगा। निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी व्यवसायी, घरेलू कामगार, दूध वाले, ट्रक चालक, मछुआरे, कृषि श्रमिक और इसी तरह के अन्य श्रमिक इसमें पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण आज से ही हिंदी और अंग्रेजी में शुरू हो गया है। यह जल्दी ही 8 अन्य भाषाओं में उपलब्ध होगा। e-shram.gov.in पोर्टल के माध्यम से श्रमिक खुद पंजीकरण कर सकते हैं। इसमें 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर और चुनिंदा डाकघर मदद करेंगे। पंजीकरण के लिए आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ड्रोन के नए नियमों से स्टार्टअप्स और इस क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन नियमों से नवाचार और कारोबार करने की नई उम्मीदें बनेंगी तथा नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से भारत को ड्रोन हब बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नए नियम इस क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि नए उदार ड्रोन नियम 2021 3 बुनियादी सिद्धांतों, विश्वास, स्वप्रमाणन और गैर अंतर्वेदी निगरानी पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि ड्रोन संचालन के लिए अनावश्यक नियामक प्रक्रियाओं और स्वीकृतियों को समाप्त कर दिया गया है। श्री सिंधिया ने कहा कि इससे ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने की राह पर चल सकेगा।
डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म हम लोग बनाने वाले हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा। उसी एक विंडो के आधार पर सभी परमिशन दी जाएंगी। मनुष्य का इंटरफियरेंस उसमें मिनिमल होगा। पूरी तरीके से सेल्फ जनरेटेड परमिशन रहेंगी। एक इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप बनाया जा रहा है जिसमें ग्रीन, येलो और रेड जोन रेखांकित की जाएंगी। पायलट लाइसेंस, माइक्रो ड्रोन्स जो नॉन कमर्शियल यूज के लिए होती हैं और नैनो ड्रोन और R&D और टेस्टिंग के लिए पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की भारतीय ब्रिक्स चेयरमैनशिप के अंतर्गत दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने हिस्सा लिया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ब्रिक्स देश कोविड महामारी जैसे संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोविड को लेकर अगले कुछ महीने भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि भारत को टीकाकरण अभियान में तेजी लाने और सामाजिक सभाओं के आयोजन में कमी करने की आवश्यकता है। डॉक्टर सौम्या ने कहा कि भारत की 1/3 आबादी के अब भी आसानी से संक्रमित होने की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी। और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने कहा, अफगान लोगों के साथ दोस्ती भारत के लिए महत्वपूर्ण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान के हालात बहुत गंभीर और भारतीयों को निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के युवा कलाकार को पत्र लिखकर उसकी चित्रकारी की प्रशंसा की। सरकार ने आज कहा, प्रथम पंक्ति के 100% कर्मियों और 99% स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई। 45 वर्ष से अधिक आयु के 50% लोगों को पहला टीका लगाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, नई शिक्षा नीति आज की युवा पीढ़ी को 21वीं सदी की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ। इससे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन होगा। पहली पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किए गए। और भारत के साथ लीड्स में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में अब तक 200 से ज्यादा रनों की बढ़त बनाई। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 के पहले संस्करण को आज नई दिल्ली में जारी किया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के तकनीकी सहयोग से नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने तैयार किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक भारत की SDG यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका उद्देश्य सबको साथ रखना है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक साक्ष्य आधारित योजना, संसाधन आवंटन, वित्तीय और संतुलित क्षेत्रीय विकास के प्रभावी पर्यवेक्षण तथा निगरानी में योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे स्मारक में निर्मित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन करेंगे। 4 संग्रहालय दीर्घाएं बेकार और कम उपयोगी इमारतों का पुनः उपयोग करके बनाई गई हैं। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुई घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक लाइट एंड साउंड शो की भी व्यवस्था की गई है।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। है ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। आज हम बात करेंगे सुबोध राय की। वे प्रसिद्ध चिट्टागोंग हथियारों की लूट की टीम में सबसे युवा क्रांतिकारी थे। सुबोध राय को झुंकू रॉय के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 26 अगस्त 1915 को चिट्टागोंग में हुआ था। रॉय भारत के स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित क्रांतिकारी समाजवादी थे। रिवॉल्यूशनरी इंडियन सोशलिस्ट पार्टी के नेता सूर्य सेन ने 1930 में चिट्टागोंग में अंग्रेजों के हथियारों के मालखाने पर छापा मारने की योजना बनाई। योजना के तहत चिट्टागोंग में 2 मालखानों पर कब्जा करना शामिल था। क्रांति की ज्वाला को और तेज करने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से चिट्टागोंग में इंपीरियल बैंक को लूटना और क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाना भी योजना का हिस्सा था। 18 अप्रैल को इस योजना पर अमल किया गया। क्रांतिकारियों के एक समूह ने यूरोपियन क्लब के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। क्रांतिकारी पुलिस के मालखाने के बाहर एकत्र हो गए, जहां सूर्य सेन ने सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अंतरिम रेवोल्यूशनरी सरकार की घोषणा की। क्रांतिकारी भोर होने से पहले ही चिट्टागोंग से निकल पड़े और चिट्टागोंग हिल रेंज की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें छिपने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश थी, लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मुकदमे के बाद रॉय को 1934 में पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल भेज दिया गया। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। 1940 में जेल से रिहा होने के बाद रॉय राजनीति में आ गए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। सुबोध रॉय ने कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में बड़ा बौद्धिक योगदान दिया। उन्होंने कम्युनिज्म इन इंडिया अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स पुस्तक का संपादन किया। 26 अगस्त स्वाधीनता सेनानी डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डिकर की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की थी। हार्डिकर का जन्म 1889 में धारवाड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम सुब्बाराव और माता का नाम यमुनाबाई था। उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स में मेडिसिन का अध्ययन किया। उसके बाद हार्डिकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई और वे उनके निकट सहयोगी बन गए। हार्डिकर अमेरिका में कई राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए। वे हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने शिकागो में भारतीय विद्यार्थियों का सम्मेलन आयोजित किया। वे होम रूल लीग में भी शामिल हुए, जिसकी स्थापना लालाजी ने की थी। लालाजी के साथ हार्डिकर ने यंग इंडिया पत्रिका भी प्रकाशित की। अमेरिका और कनाडा में रहने के दौरान उन्होंने वहां रहने वाले भारतीयों को भारत के स्वाधीनता संघर्ष की जानकारी दी। हार्डिकर ने स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। झंडा जुलूस में शामिल लोगों पर ब्रिटिश पुलिस के अत्याचार और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के विरोध में कांग्रेस ने झंडा सत्याग्रह आरंभ किया। हार्डिकर के नेतृत्व में ये आंदोलन नागपुर में शुरू हुआ। वे कई बार जेल गए। इस दौरान डॉक्टर हार्डिकर ने ऐसे संगठन के बारे में सोचा जिसमें उत्तम चरित्र वाले अनुशासित और प्रशिक्षित युवा शामिल हों। इसका परिणाम
27 दिसंबर 1923 को कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में सेवा दल के गठन के रूप में सामने आया। सेवा दल ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर हार्डिकर ने 1925 में मासिक पत्रिका वॉलेंटियर का प्रकाशन शुरू किया और पूरी तरह से सेवा दल के लिए समर्पित हो गए। डॉक्टर हार्डिकर 1952 से 1962 तक 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। उन्हें 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 26 अगस्त 1975 को डॉक्टर हार्डिकर का निधन हो गया। उनकी जन्मशती की स्मृति में 1989 में डाक टिकट भी जारी किया गया। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ जुड़े रहें। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को चेन्नई में स्वदेश में निर्मित भारतीय तटरक्षक पोत विग्रह के कार्य संचालन का उद्घाटन करेंगे। ये समुद्र में निगरानी पोतों की श्रृंखला का 7वां जहाज है। इसका निर्माण लॉर्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने किया है। लीड्स में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहली पारी में चाय काल तक 3 विकेट पर 298 रन बना लिए हैं। अब तक मेजबान टीम ने 220 रन की बढ़त बना ली है। रोरी बर्न्स 61, हसीब हमीद 68 और डेविड मलान 70 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने अब तक एक विकेट लिया है। कल भारतीय टीम पहली पारी में 78 रन पर सिमट गई थी। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। टोक्यो पैरालंपिक की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। कुछ ऐसे हैं जो पूछे क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर तू लड़ पाएगा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स C4 में भाविनाबेन हसमुख भाई पटेल ने ग्रुप ए के दूसरे मैच में शानदार जीत दर्ज की है। भाविना ने ब्रिटेन की मेगन शेकर्टन को हराया। नॉकआउट में अब उनका सामना कल ब्राजील की जोएस डी ओलिवेरा से होगा। वहीं महिला सिंगल्स C3 के ग्रुप डी में सोनलबेन मनुभाई पटेल को हार का सामना करना पड़ा। कल भारत के कई खिलाड़ी तीरंदाजी, शॉटपुट और तैराकी में अपनी चुनौती पेश करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो पूछे क्या कर पाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज एक बड़े फैसले में राज्य सरकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों की मृत्यु पर उनके परिजन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की घोषणा की है। इससे पहले केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए ये सुविधा उपलब्ध थी। डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनल के दर्शकों की संख्या 40 लाख को पार कर गई है। दूरदर्शन ने ये उपलब्धि पिछले महीने जुलाई में हासिल की। वर्ष 2017 से 2021 के दौरान समाचार और सामान्य तथा इंफोटेनमेंट दोनों में दूरदर्शन और आकाशवाणी ने यूट्यूब पर 1.5 करोड़ से अधिक डिजिटल सब्सक्राइबर जोड़े, जो इस समय 1 करोड़ 73 लाख हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, अफगान लोगों के साथ दोस्ती भारत के लिए महत्वपूर्ण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान के हालात बहुत गंभीर और भारतीयों को निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के युवा कलाकार को पत्र लिखकर उसकी चित्रकारी की प्रशंसा की। सरकार ने आज कहा, प्रथम पंक्ति के 100% कर्मियों और 99% स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई। 45 वर्ष से अधिक आयु के 50% लोगों को पहला टीका लगाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, नई शिक्षा नीति आज की युवा पीढ़ी को 21वीं सदी की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ। इससे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन होगा।
और भारत के साथ लीड्स में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में चायकाल तक 220 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।